नमस्कार। आज हम समझेंगे 1857 का विद्रोह। उस विद्रोह के क्या कारण थे, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, विद्रोह क्यों विफल हुआ। विद्रोह के कई कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, सैन्य कारण हो गया और तत्कालिक कारण हो गया। ये सब कारण थे। एक एक कारण करते हम सब कारण समझते। सबसे पहले राजनीतिक कारण, उसमें है एक नंबर एक सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया, जिसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी रियासत में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी और बदले में वो सेना उस रियासत की रक्षा करेगी, लेकिन सेना का खर्च वो राजा करेगा। दूसरा है व्यपगत का सिद्धांत। नंबर 2 में है व्यपगत का सिद्धांत, जिसके तहत 1840 के दशक में लॉर्ड डेलहाउसी ने, याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसने अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अगर राजा होता था और उसकी कोई संतान नहीं होती थी तो कोई और संतान गोद नहीं ले सकता था। अतः शासक की मृत्यु के बाद वो राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। तो यह था व्यपगत का सिद्धांत। तीसरा है मुगल बादशाह का अपमान। 1849 में यह घोषणा की गई कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो वंशज है उसको लाल किला खाली करना पड़ेगा और मुगल बादशाहों को अपमानित कर उन्हें नज़र देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना, वो भी डेलहाउसी ने बंद करवा दिया। और एक कहा कि बादशाहों को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कैनिंग 1856 में घोषणा की कि बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी है उनको अब सम्राट नहीं कहा जाएगा, केवल शहजादा कहा जाएगा। बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में नंबर 1 है कि भारत में कंपनी के सभी नीतियों के मूल में भारत का आर्थिक शोषण करना। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, आर्थिक शोषण करते रहो लोगों का और अपना मुनाफा बढ़ाओ। दूसरा, भू राजस्व में बढ़ोतरी कर दी। अंग्रेज बार बार भू राजस्व में बढ़ोतरी कर देते थे, जिसके तहत किसानों को राजस्व चुकाना बहुत मुश्किल होता था। सिंचाई कर में वृद्धि कर देना। 1856 में एक नियम आया था, भूमि प्रबंधन अधिनियम, जिसके तहत अवध के जो तालुकदार थे उसके जो अधिकार वो सब समाप्त कर दिए गए। आयात निर्यात में भेदभाव होता था। यहाँ से जो कपड़ा जाता था बिल्कुल कम भाव में जाता था और जो वापस कपड़ा बनकर आता था विदेश से, इंग्लैंड से, वो बहुत महंगा था। 1870 से 1857 के बीच कई सारे अकाल भी पड़े। अकाल पड़ने के कारण किसान इससे प्रभावित हुए, वो कर भी नहीं दे सकते थे। बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी की विभिन्न नीतियों से भारतीयों में इस भावना को बल मिला कि उनको सभ्यता एवं संस्कृति खतरे में है। सभ्यता और संस्कृति खतरे में है। जैसे कि ईसाई मशीनरियों के धर्म प्रचार से इस भावना को बल मिला कि इसके साथ ही भारतीयों को सभ्य बनाने के अंतर्गत किए गए प्रयासों ने भी भारतीयों को शक्ति किया। सामाजिक धार्मिक कुरीतियां के संबंध में बनाए गए कानून को भी लोगों ने अपनी व्यवस्था पर आघात माना। कंपनी के द्वारा की गई अन्य गतिविधियों से भी इस भावना को बल मिला कि अंग्रेजों ने 1813 में एक एक्ट लाया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत ये कहा गया था कि भाई अब भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती थी। अंग्रेजों को लगता था कि जो ईसाई धर्म है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसके द्वारा जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हैं उनको सुशिक्षित बनाया जा सकता है। अंग्रेजों ने नस्लवादी नीति, जिसके अंतर्गत नस्लीय भेदभाव को संरक्षण दिया। जैसे कि ये रहा, 1813 ईसाई से पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत में आने की सुविधा प्राप्त हो गई। फिर एक एक्ट लाया गया था 1856 में, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम,
इस अधिनियम में क्या था कि जो ईसाई धर्म अगर कोई भी ग्रहण करता है तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया एवं नौकरियों में भी उसको सुविधा दी गई। जो ईसाई धर्म मानेगा उसको नौकरियों में भी सुविधा दी जाएगी। एक और है, सेना में भर्ती होने वाले को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना धर्मभ्रष्ट माना जाता था। हिंदुओं में जो अगर आप समुद्र पार कर लेते तो धर्मभ्रष्ट माना जाता था, लेकिन उनको सेना में भर्ती होने के बाद कहीं भी, जैसे अफ्रीका भी भेजा जाता था और भी इंडोनेशिया तक उन्हें भेजा जाता था। युद्ध के दौरान सिपाहियों को सब कुछ खाने पर भी मजबूर किया जाता था। अगर कोई हिंदू है तो वो मांस नहीं खाएगा, ज़्यादातर हिंदू मांस नहीं खाते, तो जब वो युद्ध पे जाते थे तो उनको कुछ भी खाने के लिए कहा जाता था। उनकी धार्मिक भावना आहूत हुई तो लोग भड़क गए। फिर सैन्य कारण, सरकार एवं सैन्यों के मध्य मुख्य विवाद था वेतन को लेकर। 1856 में लगभग 2,38,000 सैनिक थे। टोटल अंग्रेज सेना में 2,38,000 और 45,922 यूरोपीय सैनिक, यानी कुल जो सैनिक थे वो करीबन 3 लाख के आसपास हो गए। और जो उसमें जो भारतीय सेना है वो 2,38,000 और जो अंग्रेज सैनिक है वो 45,922। लेकिन जो सेना पर टोटल खर्च होता था उसका 50% से भी अधिक भाग जो यूरोपीय सेना है, यानी जो ये 45,922 वाली, उस पर खर्च होता था। तो ये भी एक भेदभाव है। फिर एक भारतीय अपने पूरे जो सैनिक जीवन काल है उसमें 174 रुपये वेतन ही पाता था पूरे जीवन काल में। लेकिन जो एक यूरोपीय है सैनिक, जो इतना वेतन केवल प्रारंभ में ही प्राप्त कर लेता था। तो ये भी एक भेदभावपूर्ण नीति रही। उसके बाद 1856 में एक एक्ट आया, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, जिसके तहत सैनिकों को कहीं भी भेजा जाता था। उनको कहीं भी, लेकिन कोई रोक टोक नहीं थी। जहाँ अंग्रेज सरकार कहे वहाँ सैनिक चले जाते थे। सैनिकों को बिना भत्ते के देकर दूर भेजा जाता था। सैनिकों को कहीं अगर युद्ध करने जाना है तो कोई भी उसको एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाता था। जैसे कि पंजाब एवं सिंध में लड़ने के लिए भेजा तो कोई भी भत्ता नहीं दिया अंग्रेज सरकार ने। फिर है 1854 का डाकघर अधिनियम, जिसमें सैनिकों को पहले अगर कोई डाक करना हो तो फ्री में था, लेकिन उसके बाद ये एक्ट लाया और जो निःशुल्क डाक सुविधा थी वो समाप्त कर दी। सैनिकों की जो धार्मिक भावना एवं नस्लवाद ने भी स्थिति को प्रतिकूल बनाया। ये सब तो धार्मिक भावना आहत हुई। इसके जो नस्लवाद के अंदर अंग्रेजी सैनिक को महान माना जाता था। गोरे लोग, यानी गोरे लोग है वो महान होते थे, ऐसा मानते थे लोग। और जो भारतीय लोग है वो इतने ताकतवर नहीं होते थे, ऐसा अंग्रेज सरकार मानती थी। वो काले होते थे, यानी काला नीचा होता है और गोरा ऊंचा होता था। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति करते थे। आगे तत्कालिक कारण, ये सब तक कारण आ रहे थे सदियों से, धीरे धीरे कारण डेवलप हो रहे थे। लेकिन जो तत्कालिक कारण है उसने बहुत बड़ा आक्रोश पैदा कर लोगों में। इसमें क्या था, चर्बी लगी कारतूसों के प्रयोग को 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण माना गया है। याद रखना दोस्तों, चर्बी लगी जो कारतूस है उसको ही मुख्य कारण माना गया। कैनिंग के काल में 1857 ईसा में सैनिकों के प्रयोग के लिए जो पुरानी लोहे वाली जो बंदूक थी ब्राउन बेस, 1857 से पहले बंदूक ब्राउन बेस थी जिसका सैनिक प्रयोग करते थे। लेकिन उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया है। इनफील्ड राइफल, याद रखना कौन सी राइफल, इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। लेकिन सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी है, गाय और सूअर की चर्बी लगी है और उस कारतूस को दांतों से खींचना पड़ता है। यह अफवाह फैल गई क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है और सूअर मुस्लिमों के लिए पूजनीय है। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, जिसके परिणाम 1857 का विद्रोह हुआ। अब समझते हैं कि विद्रोह कैसे हुई।
विद्रोह का प्रारंभ बेरंगपुर, याद रखना बेरकपुर, वो बंगाल में है, यहाँ से हुआ। यहाँ चरबे वाले कारतूस का विरोध करते हुए नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, एक नेटिव इन्फेंट्री थी, वो मतलब सैन्य बटालियन होती है, उसका नाम होता है नेटिव इन्फेंट्री, जिसके सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। एक और था लेफ्टिनेंट बाग, उसके भी हत्या कर दी, क्योंकि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी, इससे अफवाह फैल गई थी। इसलिए मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और दोनों को मार दिया। लेकिन 8 अप्रैल, याद रखना 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो ही तत्कालीन गाजीपुर बलिया के निवासी थे। फांसी दी 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दी गई, जो कहाँ के रहने वाले थे, गाजीपुर, अब उसका नाम बलिया है वहाँ के। धीरे धीरे विद्रोह बढ़ा और फिर 14 अप्रैल आई 1857। मेरठ में 99 घुड़सवार तैनात थे। 99 घुड़सवार की एक सेना थी जिसने भी इसका विरोध किया। अंग्रेज सरकार ने उसमें से 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। बाद में इसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर लिया और जो 85 सैनिकों को सजा सुनाई उनको छुड़ा लिया और दिल्ली की ओर कूच गई। अब जो सेना थी वो दिल्ली की ओर रवाना हुई। 11 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, यानी भारतीय जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया और मुगल शासक बहादुर द्वितीय को, यानी बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। यानी 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां जाकर जो मुगल शासक बहादुर द्वितीय था उसको अपना नेता नियुक्त किया। अब विद्रोह के केंद्र देखते, कहाँ कहाँ विद्रोह फैला। दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली में 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता नियुक्त किया। बहादुर शाह जफर, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, पेंशन युक्त एवं नाम मात्र की सत्ता को धारण करता था, उसको नेतृत्व सौंपा। इसी वक्त जो विद्रोही दिल्ली पर अधिकार कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, उसी वक्त एक अंग्रेज अधिकारी, राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर भी मारा गया। याद रखना साइमन फ्रेजर। उसके बाद अब नेता तो घोषित कर लिया, लेकिन रोजमर्रा के जो प्रशासनिक कार्य है उसको संभालने के लिए एक समिति का गठन किया गया, सैन्य समिति का गठन किया गया कि सेना ठीक तरह से काम करे। उसके लिए खान बहादुर खान एक था जिसको नियुक्त किया गया, उसको नेतृत्व सौंपा गया। धीरे धीरे ये पूरा विद्रोह उत्तर पश्चिम प्रांत में फैल गया और इस विद्रोह की एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गैर सैनिकों की संख्या सैनिकों से अधिक थी। याद रखना, गैर सैनिक यानी सामान्य इंसान जो सैनिक नहीं थे उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। हडसन था, उसके सामने आत्मसमर्पण कर लिया, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के उसके 2 पुत्र और एक पौत्र को मार डाला था। इसके लिए बहादुर शाह ने आत्मसमर्पण कर लिया। उसको बाद में रंगून जेल में डाल दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी वक्त एक थे मिर्ज़ा गालिब, प्रसिद्ध कवि उर्दू मिर्ज़ा गालिब, वहीं दिल्ली में थे। उन्होंने लिखा कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ 30 मई को, यहाँ नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। अपने जो अल्पवयस्क पुत्र है, जो भी राजा नहीं बना, उसके नाम पर ये शासन संभाल रही थी। फिर लखनऊ में विद्रोह के दौरान वहाँ का एक चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस।
उसने विद्रोह के बचने के लिए रेजिडेंसी में शरण ली, लेकिन वो भी मारा गया। इसके पश्चात कमान संभाली ब्रिगेडियर इंग्लिश ने और विद्रोह खत्म कर दिया। उसी दौरान एक युद्ध हुआ था, 30 जून चिन्हट का युद्ध, जिसमें ब्रिगेडियर इंग्लिश ने कमान संभाली और जो बेगम हजरत महल है वो नेपाल के जंगलों में भाग गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर, यहाँ विद्रोह 5 जून को प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, यानी घोघू पंथ। याद रखना, नाना साहेब, उसको घोघू पंथ भी कहा जाता है। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कंपनी ने क्या किया, जो बाजीराव द्वितीय के उनकी मृत्यु हो गई और पेंशन बंद कर दिया। बाजीराव द्वितीय का पेंशन बंद कर दिया। इसके विरोध में नाना साहब ने विद्रोह किया। एक महत्वपूर्ण बात है कि इनमें नाना साहब को तात्या टोपे की भी सहायता प्राप्त हुई। तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हुई। इसमें 2 युद्ध हुए, चोडा घाट और बीबी गढ़ी, जो कि कानपुर से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, चोडा घाट में जब अंग्रेज और नाना साहब की सेना आमने सामने आई तो नाना साहब ने कहा कि हम आपकी अंग्रेज़ों को नहीं मारेंगे, उनके बाल बच्चों बीवियों को नहीं मारेंगे। लेकिन इन दोनों घटना में नाना साहब ने उन अंग्रेज़ों को भी मार डाला और उनकी बीवी बच्चों को भी मार डाला, जिसमें चोडा घाट में अंग्रेज़ों की हत्या कर दी और बीबी गढ़ी में अंग्रेज स्त्रियों एवं बच्चों की भी हत्या कर दी गई। अंग्रेज कहाँ मारने वाले थे, उन्होंने इस घटना को अत्यधिक दुष्प्रचारित किया। इसका बहुत प्रचार किया है कि भारतीयों ने हमारे साथ ऐसा किया है। उसके बाद 6 सितंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और नाना साहेब नेपाल के जंगलों में भाग गए। अब झांसी एवं ग्वालियर देखें। झांसी एवं ग्वालियर। झांसी में थे गंगाधर राव। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड के अभाव में डेलहाउसी ने झांसी को 1857 की संधि का उल्लंघन करते हुए 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। परिणाम यह हुआ कि 1857 में उनकी जो विधवा रानी है लक्ष्मीबाई, इसका मूल नाम मनु है, उसने विद्रोह किया, जिसको दबाने के लिए अंग्रेज यूरोज ने झांसी की ओर प्रस्थान किया और 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंची, जहां तात्या टोपे ने भी उसका साथ दिया। रखना, रानी लक्ष्मीबाई को किसका साथ मिला, तात्या टोपे का, जो कानपुर के पतन के बाद वहां पहुंचे। ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, जिसकी वीरता को प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ह्यूरोज अधिकारी था, जिसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। याद रखना, यह वाक्य किसके लिए उच्चारित किया गया कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है, तो लक्ष्मीबाई के लिए। फिर तात्या टोपे को, जो सिंधिया थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मध्य प्रांत था, उसके सामंत था मान सिंह। उसने अप्रैल में 1859 को अंग्रेजों को सौंप दिया तात्या टोपे को पकड़कर, और उसको 18 अप्रैल 1949 को फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखना, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और भी कई क्षेत्र थे जहां विद्रोह फैला, जैसे कि जगदीशपुर बिहार में जो जमींदार कुंवर सिंह है उन्हें नेतृत्व किया। फिर असम में देखे तो दीवान मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया। कोटा में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी थी जिसने एक अंग्रेज अधिकारी मेजर बर्टन की हत्या कर दी। फिर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, शाही भाई थे दोनों, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, शाही बंधु। फिर गंजाम में देखे तो राधा कृष्ण दंड सेन। पंजाब में एक वजीर खां और जो 9वीं अनियमित सेना के घुड़सवार के वजीर खां ने विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, और सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह किया।
ये पूछे जा सकते हैं सवाल यूपीएससी में, आपको स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो उसमें ये सवाल आते ही। और करीबन 2014 में यूपीएससी के पेपर में भी आया था जगदीशपुर वाला कि बिहार में किसने विद्रोह किया था, जमींदार कुंवर सिंह ने। तो ये सब याद रख लेना दोस्तों। विद्रोह असफल क्यों रहा, क्या ऐसे कारण थे कि विद्रोह असफल रहा? नंबर 1, समन्वय एवं नेतृत्व का अभाव। समन्वय एवं नेतृत्व का अभाव। विभिन्न केंद्रों में परस्पर समन्वय का अभाव था, यानी एक केंद्र कानपुर था, एक लखनऊ था, कोई झांसी, ग्वालियर और एक दिल्ली, तो उनके बीच कोई समन्वय नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन का निर्माण नहीं हुआ। अलग अलग क्षेत्र में तो लोग इसको नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जो केंद्र में नेतृत्व होता है वो नहीं था। और अगर किसी ने किसी स्थान पर विजय भी पा ली है तो उसके आगे की उसकी योजना क्या है वो भी निश्चित नहीं थी। यद्यपि बहादुर शाह को द्वितीय को एक नेता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसकी आयु इतनी अधिक थी कि विद्रोह हो नहीं सका पूरी तरह से अच्छे तरीके से। और उसने भी आत्मसमर्पण कर लिया अड़सन के सामने, उसको रंगून जेल में भेज दिया गया, तो वो असफल रहा यहाँ पे। विभिन्न नेताओं के भी अपने अपने हित थे। ब्रिटिश साम्राज्य से एक समान शत्रु तरह ने उन्हें साथ ले दिया, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग हित थे। इतना ब्रिटिश ने भारतीयों को दबाया कि वो सब एक साथ उभरे। लेकिन इस समय एक बात और थी कि अनेक सेनापति जो कि अंग्रेजों के पक्ष में शामिल थे, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमित क्षेत्र और राष्ट्रीय भावना का अभाव। सीमित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय भावना का अभाव। देश का एक बहुत बड़ा भाव, जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, उड़ीसा हो गया, दक्षिण भारत, इससे अछूता रहा। विद्रोह का क्षेत्र केवल सीमित रहा, जैसे कि उत्तर पश्चिम प्रांत थे, राजस्थान का कुछ भाग है, मध्य प्रांत है, यही क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना के भी अभाव था। कोई राष्ट्र नहीं था कि मैं अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ, सब अपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे। तीसरा, शिक्षित व्यापारी भारतीय शासक न केवल उनका समर्थन कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों का सहयोग भी कर रहे थे। जो शिक्षित लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो भी अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। अनेक सिपाहियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया और अंग्रेजों का साथ दी, अंग्रेजों का सहयोग किया। देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। देसी राजाओं को अंग्रेजों का साथ देना। विद्रोह के दौरान अनेक देसी राजाओं ने कंपनी का साथ दिया। सिखों, गोरखा ने कई जगह इस विद्रोह को दबाने में कंपनी का सहयोग किया। जैसे कि कश्मीर में गुलाब सिंह थे जिसने अंग्रेजों को साथ दिया। सिंधिया का एक मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद का नवाब, भोपाल की बेगम, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर ने विद्रोह में अंग्रेजों को साथ दिया। इसके अतिरिक्त पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के नेताओं और राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें लॉर्ड कैनिंग कहता है कि इन जो राजाओं ने हमारा साथ दिया, सरदारों ने हमारा साथ दिया, जिन्होंने तरंग रोधक का काम किया, यानी कि जो सूर्य की जो खतरनाक किरण आती है उसको जैसे तरंग रोक लेते हैं, इस तरह राजाओं ने तरंग रोधक का काम किया। अन्यथा जो विद्रोह हुआ, जो एक झोंके में ऐसी हमें भारत से हटा देता। एक और वाक्य कहा है उसने कि विद्रोह के समय अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। अगर विद्रोह में सिंधिया भी अगर शामिल हो जाते तो हमें अंग्रेजों को कल ही भारत छोड़ना पड़ता। सीमित संसाधन। जैसे कि अंग्रेजों की तुलना में विद्रोह के पास सीमित संसाधन थे। भारतीय सैनिक जो अभी भी पारंपरिक युद्ध कर रहे थे, अंग्रेजों के पास अस्त्र शस्त्र थे, भारतीयों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अंग्रेजों पर गाड़ियाँ थी, तार की व्यवस्था थी, खत की व्यवस्था थी, लेकिन भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि नाना साहेब कहते हैं कि ये नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने आधुनिक संचार एवं आवागमन के साधनों को भी बेहतर प्रयोग किया। उनके पास संचार की सेवा थी, आवागमन की अच्छी व्यवस्था थी, तो उनको सपोर्ट मिला एक तरह से।
एक विद्रोही ने मरते हुए कहा कि ये तार ने हमारा गला घोट दिया है, इस तार ने हमारा गला घोट, यानी कि अगर एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है, यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, तो उनकी सूचना देने के लिए उनके पास तार की व्यवस्था थी। तो तार ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया यहाँ पे। कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज सरकार ने जो कुछ हासिल किया था वो एक ही दिन में समाप्त हो गया। इस विद्रोह के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। अंग्रेजों की स्थिति 0 के बराबर आ गई, स्थिति उनकी 0 के बराबर आ गई। लेकिन फिर भी अंग्रेज सफल रहे। उनकी सफलता के कई सारे कारण भी थे, वो मैं समझे आगे। अब देखते हैं कि इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने कंपनी की सत्ता का अंत कर दिया। 1857 तक भारत में कंपनी शासन कर रही थी, अब उसको सत्ता समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी ने भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए कंपनी से। अब जो भारत में शासन करेगा वो भारत का राज्य सचिव होगा, यानी भारत सचिव होगा जो यहाँ पे राज्य करेगा, और जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद या इंडिया काउंसिल का भी गठन कर दिया गया। कंपनी को वापस ले लिया गया और उसकी जगह एक भारत सचिव को नियुक्त किया गया, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद या काउंसिल होगी, और यही भारत में सब राजपाट चलाएगी। प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे कि भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसमें यह था कि विद्रोह का अंग्रेजों ने एक कारण यह माना कि कंपनी के पास जो भारतीयों की इच्छा जानने का कोई सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसी को दूर करने के लिए 1861 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1861 में भारत परिषद अंतर्गत 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया कि उनका मानना था कि भारतीयों के विचार जानने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। फिर 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम पारित किया। 1861 में लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया। सैन्य परिवर्तन, महत्वपूर्ण पॉइंट, सैन्य परिवर्तन किया। इस विद्रोह को पश्चात सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया और सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन, याद रखना, पील कमीशन का गठन किया गया। सेना तथा तोपखाने में उच्च पद केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। कोई भी भारतीय ऊंचे पद पर जा नहीं सकता, तोपखाने में जा नहीं सकता, उसकी देखरेख नहीं कर सकता, केवल यूरोपीय ही कर सकते हैं। भारतीयों के ऊपर निर्भरता कम कर दी गई तथा भारतीयों को क्षेत्रीयता आधार पर बांटा। जो सैनिक थे उनको क्षेत्रीयता आधार पर उन्होंने बांट दिया। भारतीय सैनिकों को लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू वर्ग में भी बांटा, जैसे कि सिख, गोरखा, पठान को लड़ाकू वर्ग में बांटा क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। और जहां विद्रोह हुआ जैसे कि अवध, बिहार, मध्य भारत, उनको गैर लड़ाकू वर्ग में रखा क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया। रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन, रियासतों की प्रति नीति में भी परिवर्तन हुआ। जैसे कि देश की रियासत के अधीनस्थ स्थिति एवं ब्रिटिश परम सत्ता की अवधारणा को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। यानी भारत में ब्रिटिश परम सत्ता तो रहेगी, लेकिन अब जो ब्रिटिश से किसी राज्य को अपने अधीन नहीं मिलाएगी नहीं अपने साम्राज्य में। अक्टूबर 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों के साम्राज्यों में नहीं मिलाएगी और पहले से जो स्थिति चली आ रही है उसका सम्मान करेगी। जमींदारों के प्रति नीति, जमींदारी को बनाए रखने के लिए एक नीति अपनाई गई कि उनको पुनः स्थापित किया गया। जमींदारी को जो जमीन अंग्रेजों ने जमींदारों से ली थी उनको वापस दे दी गई। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में अवध में जाकर विद्रोह में विद्रोह में जिसने हिस्सा नहीं लिया उसको इनाम भी दिए। लेकिन जमींदारों को
न्याय एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके जो अधिकार वो छीन लिए। तो ये था हमारा 1857 का विद्रोह, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत को आज़ाद कराने में। वो एक बेस की तरह उन्होंने काम किया आने वाले आंदोलन के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।